अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरे दिल ने गवाही दी कि मुझे इस दुनिया से निकाल दिया गया है। यकीनन अब मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन उन शरीफ लोगों ने यही एहसान क्या कम किया है कि मेरे नोट मुझे वापस कर दिए। मेरे दिल में एक हौक उठी। नोट मेरे पास मौजूद थे, लेकिन शहना, खादमा और दूसरी लड़कियाँ। मैं चकराते हुए जहन के साथ हालात पर गौर करने लगा। वो सब कुछ एक ख्वाब नहीं था। मुझे वो माहौल पूरी तरह याद था जो अब मुझसे जुदा हो गया, लेकिन दौलत मेरे पास मौजूद थी। उन लोगों ने मुझे अपनी दुनिया में रखना पसंद नहीं किया था। ये दुनिया ही क्या बुरी है, अपनी चीज़ अपनी ही होती है। 86,000 रुपये हैं पूरे, कम नहीं होते। उनसे एक बेहतरीन जिंदगी गुजारी जा सकती है। बस ज़रा पुलिस से छुटकारा मिल जाए और मैं कोई मुनासिब जगह पाने में कामयाब हो जाऊं। मैंने एक गहरी सांस ली। ना जाने कम वक्तों ने मुझे कहाँ ला फेंका है। बड़े बेइखलाक थे। मैं खुद तो उनके यहाँ नहीं गया था, कुछ दिन तो मेहमान नवाजी करते। बहरहाल देखा जाएगा ये कौन सी जगह है। मैं उठ गया, सरहाने से ब्रीफ केस उठाया और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर कदम रखकर मैंने अपना लिबास देखा। मेरा अपना लिबास था, वही जिसे पहनकर मैं फरार हुआ था। न जाने मेरी नींद कैसी थी। उन्होंने मेरा लिबास तब्दील किया, मुझे यहाँ तक लाए और मुझे पता भी ना चल सका। जरूर उस कहवे में कोई गड़बड़ थी। मैंने फैसला किया और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया और फिर मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। ये तो रेलवे स्टेशन था। प्लेटफार्म पर मलजगी रोशनी फैली हुई थी। कुछ देर स्टेशन मास्टर का ऑफिस और बुकिंग ऑफिस नजर आ रहा था। दरमियान में चाय का एक गंदा सा स्टॉल खुला हुआ था। एक केतली से पानी की भाप निकल रही थी और बदहैबत उधेड़ उम्र आदमी गर्दन शानों में घुसाए ऊँग रहा था। रेल की पटड़ियां चमक रही थी और बहुत दूर एक रोशनी के नीचे शाहपुर जंक्शन का बोर्ड नजर आ रहा था। शाहपुर जंक्शन, मैंने ज़ेरे लब कहा और उसके बारे में सोचने लगा। मैंने जेबें टटोली। चंद छोटे नोट जेब में मौजूद थे जो मैंने ब्रीफ केस से निकाले थे। मैं चाय के स्टॉल की तरफ बढ़ा और थोड़ी देर के बाद मैं एक गंदी सी प्याली में चाय पी रहा था। क्या वजह होगा, मैंने चाय वाले से पूछा। 12:15 बजे हैं साहब। इस वक्त कौन सी ट्रेन आएगी? मेल ट्रेन गुजरेगी साहब, बस वो आखिरी ट्रेन है। उसके बाद सुबह 9 बजे से गाड़ियां आना शुरू होंगी, चाय वाले ने बताया। मेल कहाँ जाएगी, मैंने पूछा और उसने शहर का नाम बताया, जिसे सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया। मैं इस ट्रेन से रवाना हो सकता था। मैंने चाय के पैसे अदा किए और फिर बुकिंग ऑफिस की तरफ चल पड़ा। बुकिंग क्लर्क मोटे ओवरकोट में लिपटा सिगरेट फूंक रहा था। इस सर्दी और रात में मुझ जैसे आदमी को देखकर उसके चेहरे पर हैरत और फिर नागवारी के तासरात उभर आए। फिर उसने ओवरकोट से दूसरा हाथ निकाला और कलम पकड़ लिया। मैंने उससे अपनी मतलूबा जगह का टिकट तलब किया और फर्स्ट क्लास के टिकट के बारे में सुनकर वो मुअद्दब हो गया। मैंने रकम पूछी, अदा की, टिकट लिया और चल पड़ा। एक बार फिर मैं चाय वाले के पास पहुंच गया। एक कप चाय और दो दोस्त, मैंने उससे कहा और फिर पूछा, सिगरेट होगी? सिगरेट तो नहीं है साहब, अगर बीड़ी पिए तो। उसने अपनी जेब से बीड़ी का बंडल निकालते हुए कहा और मैंने शुक्रिया के साथ एक बीड़ी कबूल कर ली। बहुत अरसे के बाद तंबाकू नोशी कर रहा था। इस घटिया सी बीड़ी ने बहुत लुत्फ दिया। मैं ट्रेन का इंतजार करता रहा, चाय पीता रहा और चाय वाले से बीड़ी मांग मांग कर पीता रहा, यहाँ तक कि ट्रेन आ गई और मैं अपने कंपार्टमेंट तलाश करके उसमें दाखिल हो गया। कंपार्टमेंट में बहुत से लोग थे। मैं अपनी सीट पर खामोश बैठ गया। तकरीबन सब ही सो रहे थे। ट्रेन यहाँ चंद मिनट रुकी और फिर रवाना हो गई। मेरे बाएं सिमत सामने की सीट पर एक नौजवान लड़की सो रही थी।
उसके बराबर एक मोटी सी बड़ी बी ऊँग रही थी। मैं उस नौजवान लड़की को देखने लगा जो गठड़ी बनी हुई थी। ये तमाम लड़कियों के जिस्म गुलाबी क्यों होते हैं? हर नौजवान लड़की हसीन क्यों होती है? उनके खदो खाल बाज़ औकात अच्छे नहीं होते, लेकिन जिस्म देखकर खदो खाल भूल जाने को दिल चाहता है। फिर मुझे शहना याद आ गई और मेरे हाथों की मुट्ठियां कस गईं। मेरा दिल चाहा कि ये नौजवान लड़की उठे, मेरा हाथ पकड़े और ट्रेन से उतर जाए। फिर वो खुद को मेरे सुपुर्द करे और कहे, शहजादा आलम, मैं तो आपकी कनीज हूँ, मेरा रुमा रुमा आपका है, सिर्फ आपका। मैंने लड़की के होंठ देखे, गुलाबी होंठ जो खुश्क हो रहे थे, और उसी वक्त लड़की के सरहाने बैठे हुए ढेर में हरकत पैदा हुई। मोटी खातून ने मेरी चोड़ी पकड़ ली थी, चुनाचा उन्होंने लड़की के बदन से खिसक जाने वाली शाल उसके ऊपर खींचकर चेहरे तक ढक दी और मुझे घूरने लगी। मैं जल्दी से संभल गया और ट्रेन की कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली, लेकिन बड़ी बी की खौनख्वार निगाहें अब भी मेरी पेशानी पर चुभ रही थी। मैं दिल ही दिल में उन बड़ी बी पर लानत भेजता रहा। क्या मैं खाए जा रहा था उनकी साजजादी को? तंग दिल कहीं की, खुद जवानी में ऐश किए होंगे, सैकड़ों निगाहों का मरकज रही होंगी, बहुत सौ को तड़पाया होगा, और अब मैंने आंखें खोलकर उन्हें देखा, वो अब भी मेरी तरफ निगरान थी। मैंने उनसे निगाहें चार कर लीं। पहले तो मुझे झुरझुरी आ गई, फिर गुस्सा, और फिर मैं इंतकामन में भी उन्हें घूरने लगा। मेरे जहन में शरारत उभर आई, चुनाचा मैंने निगाहों का गुस्सा दूर किया और मीठी नजरों से बड़ी बी को घूरने लगा। वो अब भी मुझे देखे जा रही थी, लेकिन फिर उनके चेहरे के तासरात बदले और उनमें हैरत पैदा हो गई। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन मैं उन्हें मुसलसल घूर रहा था। ना सिर्फ उन्हें, बल्कि मेरी निगाहें उनके मोटे और थलथले जिस्म पर भी फिसल रही थी, और बड़ी बी के चेहरे पर शर्म के तासरात फैल गए। उन्होंने जल्दी से लड़की के जिस्म की शाल खींचकर अपने जिस्म पर डाल ली और फिर बराबर में ऊँघते हुए बड़े मियाँ के जिस्म को टहोके देने लगी। क्या बात है? बड़े मियाँ नींद से चौंक कर बोले और उल्लुओं की तरह आंखें फाड़ने लगे। मैंने फिर आंखें बंद कर ली, लेकिन मेरे कान उन्हीं की तरफ थे। बड़ी बी ने मुंह ही मुंह में कुछ कहा, लेकिन मैंने आंखों की झुर्री से देखा कि वो बड़े मियाँ को टहोका देकर मेरी तरफ इशारा कर रही थी। बड़े मियाँ ने कड़ी निगाहों से मुझे देखा और फिर बड़ी बी की तरफ। मैं दिल ही दिल में हंस रहा था कि अब बड़ी बी को लड़की की बजाय अपनी फिक्र थी। मैंने फिर लड़की की तरफ देखा, वो कुछ और गठरी बन गई, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी थी। काफी देर तक मैं उन लोगों से लुत्फ अंदोज होता रहा। उन बड़े मियाँ और बड़ी बी की नींद उड़ गई थी। बड़े मियाँ ने एक कंबल से लड़की को खूब ढक दिया और मैं एक ठंडी सांस लेकर रह गया। अब मेरी तवज्जो उन लोगों की तरफ से हट गई और एक बार फिर शहना मेरे ख्यालों में रींग आई। एक ख्वाब था, एक फरेब था, मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए था। मैं जो कदम उठा बैठा हूँ उस पर गौर करना चाहिए। दिल चाहा दूसरी गाड़ी से वापस अपने शहर पहुंच जाऊं और ब्रीफ केस हशमत सेठ के कदमों में रखकर अपने गुनाह की मुआफी मांग लूं। यकीनन हशमत सेठ अपनी रकम पाकर फूला ना समाएगा, मुमकिन है वो मुझे मुआफ भी कर दे। लेकिन इस ख्याल पर मैंने खुद को लानत मलामत की। किस्मत ने एक मौका दिया है, उसे इस तरह नहीं गवाऊंगा। दुनिया बहुत वसी है, क्या वो एक इंसान को रूपोश ना रख सकेगी? आखिर मुझे भी जिंदगी गुजारने का हक है, जिस तरह जरीना को अख्तर बेग से शादी करने का हक है। और इन तमाम ख्यालों से छुटकारा पाने का वह तरीका ये था कि मैं सोने की कोशिश करूं। चुनाचा मैं सोने की कोशिश करने लगा और ना जाने कब मैं इस कोशिश में कामयाब हो गया। उस वक्त दिन का ना जाने क्या बजा था जब मेरी आंख खुल गई। कंपार्टमेंट के तमाम मुसाफिर जाग उठे थे, कुछ नाश्ता कर रहे थे, कुछ अपना सामान बांध रहे थे। ट्रेन शायद मंजिल पर पहुंचने वाली थी। भूख मुझे भी लग रही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ गुज़श्ता दिन दोपहर को खाना खाया था या फिर स्टेशन पर कई कप चाय पी थी। मैं लापरवाही से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ब्रीफ केस को मैंने कोई अहमियत नहीं दी, जैसे उसमें कोई खास चीज ना हो। बाथरूम की तरफ जाते जाते मैंने बड़े मियाँ, बड़ी बी और उनकी खूबसूरत लड़की को भी देखा। लड़की वाकई खूबसूरत थी, उसके चेहरे से अल्लड़पन झलकता था।
उसने भी मुझे देखा और लाशौरी तौर पर मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कुराहट का कोई जवाब नहीं मिला। बाथरूम से वापस आकर मैं फिर अपनी सीट पर बैठ गया। क्या वक्त हुआ है मोहतरम? मैंने बड़े मियाँ से पूछा। 9:30, उन्होंने गाली देने वाले अंदाज में जवाब दिया। ट्रेन कहाँ पहुंच चुकी है? मैंने उनकी दुश्मनी को नजरअंदाज करते हुए पूछा। बस आखिरी मंजिल के करीब। उन्होंने ये अल्फाज भी उसी अंदाज में अदा किए जैसे कह रहे हों जहन्नम में। उनके लहजे पर उनकी लड़की ने हैरत से उनकी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ, जैसे वो मेरे साथ इस सलूक की वजह जानना चाहती हों। बहरहाल मैं खामोश हो गया, लेकिन ना जाने सिर्फ मेरा एहसास था, खुशफहमी थी या हकीकत। कई बार लड़की ने माजरत अमीर निगाहों से मेरी तरफ देखा, लेकिन फिलहाल मैं किसी नए इश्क में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने खामोशी ही में आफियत समझी। खिड़की से बाहर के मनाजर नजर आए। फिर लड़की उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई और मैं उसकी खूबसूरत चाल का नजारा करता रहा। मैंने बड़े मियाँ और बड़ी बी की कड़ी नजरों को नजरअंदाज कर दिया था। थोड़ी देर के बाद लड़की बाहर निकल आई। मैं गलत नहीं कह रहा था। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था और मेरा जहन फिर भटकने लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेशन से बाहर निकलकर इसका ताक़ब करूं, लेकिन फिर अक्ल ने समझाया किसी को दुश्मन बनाने से क्या फायदा, सीधी तरह अपने मुस्तकबल की फिक्र करूं। और फिर मैं संभल गया। बल आखिर ट्रेन रुक गई और मुसाफिर खड़े हो गए। बहुत से कुली अंदर घुस आए। मैंने भी ब्रीफ केस उठाया। उसी वक्त इत्तफाक से लड़की मेरे बिल्कुल करीब आ गई, लेकिन बहुत जल्द मुझे एहसास हुआ कि वो इत्तफाक नहीं था। लड़की जानबूझकर मेरे पास आई। बड़ी बी और बड़े मियाँ सामान की तरफ मतवज्जा थे कि लड़की ने सफ़ेद कागज़ का एक पुर्जा मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैं धक से रह गया। उसने फुर्ती से पुर्जा मेरे हाथ में थमाया और तेजी से आगे बढ़ गई। या खुदा, ये लड़कियां मेरा पीछा भी छोड़ेंगी या नहीं? मुझसे इश्क करेंगी और किसी दूसरे से शादी? क्या मैं बिल्कुल गधा हूँ? बहरहाल मैं पुर्जा मुट्ठी में दमाए बाहर निकल आया। मैंने उस खानदान की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। प्लेटफार्म के बाहर तांगे, टैक्सियां, रक्शे खड़े थे। कई तांगे वाले मेरी तरफ लपके और मैंने बल आखिर तांगे से ही सफ़र करना मुनासिब ख्याल किया। मैं इस शहर से वाकिफ नहीं था। किसी होटल में ले चलो, मैंने तांगे वाले से कहा और वो चल पड़ा। तांगे में बैठकर मैंने मुट्ठी में पकड़ा हुआ पर्चा खोला। उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और नीचे लिखा था शाम 4 बजे नाइला। फ़ोन नंबर 4 बजे नाइला। मैं सब कुछ समझ गया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तांगा टक टक करता दौड़ता रहा और मैं हसीन ख्यालों में खो गया। लड़की ये भी बुरी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरी दस्तरस से दूर नहीं। अब वो किसी और से शादी नहीं रचा सकेगी क्योंकि मेरे पास दौलत है। मैं सोचता रहा और फिर तांगे वाले ने एक उम्दा से होटल के सामने तांगा रोक दिया। ये अच्छा होटल है साहब, उसने बताया। दरअसल हकीकत होटल की इमारत बाहर से काफ़ी खूबसूरत थी, हालांकि ये प्रोग्राम के खिलाफ था, लेकिन अब तक कौन सा काम मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ था। चुनाचा मैं होटल में दाखिल हो गया और फिर एक पोर्टर के साथ मैं कमरे में पहुंच गया। बड़ा नफीस और आरामदा कमरा था। वो इब्रान के महल की तरह तो नहीं था, लेकिन बुरा नहीं था। मैंने ब्रीफ केस एक अलमारी में रखा और सबसे पहले घंटी बजाकर बेरे से नाश्ता तलब किया। उम्दा नाश्ता था। नाश्ता करते हुए मैं आइंदा के प्रोग्राम के बारे में सोचने लगा। ज़हन मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ था। मैंने ज़हन को झटक दिया और नाइला के बारे में सोचने लगा, जिसने 4 बजे मुझे टेलीफोन करने की दावत दी थी। मुझे रात का मंजर याद आ गया। बिलाशुबा सोते में वो बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन वो बुरा जोड़ा, यकीनन वो उसके वालिदैन थे। खतरनाक लोग मालूम होते हैं। और फिर मैं उन बड़ी बी के साथ भी शरारत कर चुका था। अगर मामलात आगे बढ़ जाते हैं तो वो मुझे कबूल भी करेंगे या नहीं। मैं भी गधा हूँ, इंतहाई अहमक। पहले अपने बचाव की फिक्र तो करूँ, उस रकम के बचने का कोई इंतज़ाम करूं, उसके बाद इन बातों के बारे में सोचूं। खुद अपनी आफियत खतरे में है और मैं रुमान की झील में गोते लगा रहा हूं। हर लड़की से शादी के ख्वाब देखने लगता हूं। गुस्ल से फारग होकर मैं बाहर निकल आया और मैं आराम से सो गया। आंख खुली तो 4 बज चुके थे। जहन में फौरन नाइला का ख्याल आया और मैंने मसहरी से छलांग लगा दी।
नाइला से गुफ्तगू करने का वक्त हो गया था। चिट पर लिखे हुए नंबर पर डायल किया और रिसीवर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं मिस नाइला से बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं नाइला बोल रही हूँ, आप कौन साहब हैं? सिर्फ ट्रेन का हवाला दे सकता हूँ, वैसे मेरा नाम मैं अपना असल नाम बताते बताते रुक गया। ये मुनासिब ना था। चुनाचा दूसरे लम्हे मैं संभल कर बोला, मेरा नाम आमिर है। आप नाम बताते बताते रुक क्यों गए थे? दूसरी तरफ से पूछा गया। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। मैंने बर्जस्ता जवाब दिया और वो मुतमिन हो गई। कहाँ क़याम है आपका आमिर साहब? उसने पूछा। एक होटल में। नाम नहीं बताएंगे? कोहिनूर, उसने दिलकश आवाज में कहा। चंद सेकंड खामोश रही और फिर बोली, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? बस आवारा गर्द हूँ, कभी कहीं शाहपुर से सवार हुआ था। आमिर साहब, आपने मेरे बारे में क्या अंदाजा लगाया? मैं नहीं समझा। मैंने इस अजीब सवाल पर चकरा कर पूछा। मैंने आपको टेलीफोन करने के लिए क्यों कहा था? क्या अर्ज कर सकता हूँ? मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। दरअसल मुझे एहसास हुआ कि अम्मी जान और अब्बू जान का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं था। कदामत पसंद लोग हैं, अजनबियों से बेतकल्लुफ नहीं होते और अपनी सादगी में अखलाकी कदरों को भी फरामोश कर जाते हैं। मैं उनके रवैये की मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप मुआफ़ी मांगना ज़रूरी समझती हैं तो फिर मेरे मुआफ़ करने का हक महफूज है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं इतनी दूर से मुआफ़ नहीं करूँगा, फिर मेरे सामने आकर मुआफ़ी मांगे, मैंने कहा और वह किसी सोच में पड़ गई। कई सेकंड खामोश रही और फिर बोली, ये एक मुश्किल काम है, ताहम मैं कोशिश करूँगी। हालांकि कल जाने का प्रोग्राम कॉलेज जाने का नहीं था, लेकिन आपकी वजह से जाना पड़ेगा। आप एक तकलीफ करें, कल 11 बजे निकल रोड पर पहुंच जाएं। निकल रोड के टैक्सी स्टैंड पर मैं पहुंच जाऊंगी। मेरा कॉलेज वहीं है। बहुत बेहतर, मैं चश्मे बराह रहूंगा। मैंने कहा, अब आपसे मुआफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने मुसर्रत दबाते हुए कहा और फिर थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद फ़ोन बंद कर दिया। वक्ती तौर पर मैं शहना को भूल गया और नाइला मेरे हवास पर छा गई। कैसी हसीन आवाज़ है उसकी। दिलकश खदोखाल मेरी निगाहों में घूमने लगे और मैं मुस्तकबिल के प्रोग्राम बनाने लगा। और फिर दूसरे दिन 11 बजे निकल रोड पहुंच गया। टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी रुकवा ली और उसी में बैठकर इंतजार करता रहा। तब दूर से नाइला आती नजर आई और मैं टैक्सी से उतर आया। चंद कदम उसकी तरफ बढ़ा और फिर ठटक कर रुक गया। सफ़ेद सादा लिबास में मलबूस वो हूरों की तरह मुकद्दस और पाकीज़ा नजर आ रही थी। उसका धुला धुला चेहरा बेहद हसीन मालूम हो रहा था। आंखों में काजल की लकीरें खींची हुई थी और बालों की चंद शरीर लटें आवारा गर्दी कर रही थी। मैं महबूत उसे देखता रहा। उसने मुझे सलाम किया और मैं ना जाने किस तरह जवाब दिया। फिर मैं टैक्सी की तरफ मुड़ा और वो भी खामोशी से मेरे नज़दीक आ बैठी। वो कुछ घबराई सी लग रही थी। मैंने ड्राइवर से वापस होटल चलने के लिए कहा और टैक्सी सड़क पर दौड़ने लगी। रास्ते भर हम दोनों खामोश रहे। मैंने कई बार उसके चेहरे की तरफ देखा। वो सहमी सी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद टैक्सी कोहिनूर पहुंच गई। मैंने ड्राइवर को बिल अदा किया और नीचे उतर आई। वो अपने के कमरे की तरफ बढ़ते हुए मैंने उसे मुखातब किया, नाइला साहबा जी। वो आहिस्ता से बोली, आप बेहद खामोश हैं। जी नहीं तो? आपके चेहरे पर घबराहट है। नहीं तो? वो हकलाते हुए बोली। नाइला साहबा, मैंने आहिस्ता से कहा, आपने मेरे ऊपर जो एतमाद किया है मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मैंने साफ महसूस किया कि उसके चेहरे पर बहाली आ गई है। मैं उसे लिए हुए अपने कमरे के सामने पहुंच गया। उसका ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने घूम फिर कर मेरा कमरा देखा। मैंने जानबूझकर दरवाज़ा बंद नहीं किया था। फिर मैंने उसे बैठने की पेशकश की और वो कदरे तकल्लुफ से एक सोफे पर बैठ गई। क्या पसंद करेंगी? कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए, उसने कहा। कतई नहीं होगा, आप भी बेतकल्फी से फरमा दीजिए। तान चाय पर ही टूटती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बेहतर, मैंने घंटी बजाकर बेरे को बुलाया और उसे चाय वगैरह लाने के लिए कह दिया। वो अब किसी कदर मुतमिन नजर आ रही थी। फिर उसने मुस्कुराती आंखों से मुझे देखा और बोली, अब तो आपके हुक्म की तामील हो गई, अब मुआफ कर दें।
शर्मिंदा ना करें नाइला साहिबा, वो मेरे बुजुर्ग थे और दर हकीकत शरारत मेरी थी, उनकी नाराजगी बजा थी। ट्रेन में यूं ही मेरी निगाहें आप पर पड़ गईं। आप सोते हुए बेहद हसीन लग रही थी, इसलिए मैं बार बार आपको देखने से बाज ना रह सका और इस बात को वालदा साहिबा ने महसूस कर लिया। बाद में मुझे अपनी गुस्ताख निगाही का एहसास हो गया, लेकिन उन लोगों को मुतमिन करने की तरकीब मेरी समझ में नहीं आ सकी। ओह, वो कदरे शर्माती हुई बोली, वो कदीम ख्यालात के मालिक हैं, अक्सर उन्हें मुझसे और भाईजान से गिला रहता है और हम लोग बहुत बेबाक हैं। वो हमें सरजश भी करते रहते हैं, बुजुर्ग हैं, उनके हुक्म की तामील सर आंखों पर। मैंने कहा, तो आपने माफ़ कर दिया। बार बार ये अल्फाज कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें, मुआफ़ी तो मुझे उनसे मांगनी चाहिए, मैंने उन्हें तकलीफ पहुंचाई थी। तो फिर मुआफ़ी मांगने आ जाइए हमारे घर, उसने शोखी से कहा। सर के बल हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन खौफ महसूस होता है, मुमकिन है वो मेरे लिए गुंजाइश ना निकाल सके, मैंने कहा और इस बात पर वो संजीदा हो गई। चंद लम्हात ज़हन को करीती रही और फिर उसी तरह सर झुकाए हुए बोली, तब फिर आप भाईजान से मुलाकात करें। ऐसा करें कि कल शाम 5 बजे आप हमारे यहाँ आ जाएं। मैं भाईजान से आपका तज़किरा कर दूंगी, वो आपको अपने दोस्त की हैसियत से रिसीव कर लेंगे। आपके भाईजान हैं? मैंने कदरे हैरत से कहा। हाँ, दुनिया के तमाम भाइयों से अच्छे, बेहद हंसमुख, बेहद प्यारे। मैं उनसे 5 साल छोटी हूँ, लेकिन मेरी उनकी दोस्ती है। ना वो कोई बात मुझसे छुपाते हैं और ना मैं। यहाँ तक कि उन्होंने नफीस से पहले मुलाकात की तफसील भी मुझे बता दी। ये नफीस कौन मोहतरमा है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। भाईजान उसे पसंद करते हैं, बहुत प्यारी लड़की है और अब बहुत जल्द वो हमारी भाभी बनने वाली है। खूब, और आप मेरे बारे में उन्हें क्या बताएंगे? मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। आपके बारे में? वो एक लम्हे के लिए भूंचकी हो गई, फिर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने घबराई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर शर्म से दोहरी हो गई। मेरे रगुवपे में मुसर्रत की लहरें दौड़ गईं। नाइला ने साफ अजहारे मोहब्बत कर दिया था। पहली ही मुलाकात में मुझे सब कुछ मिल गया, वो सब कुछ जो पेशावर अशाक महीनों में नहीं हासिल कर पाते। वो मेरी तीरे नज़र की घायल हो गई थी और मैं तो उस लड़की के लिए दीवाना हूँ जो मुझसे प्यार करे, मैंने आहिस्ता से कहा। शुक्रिया नाइला साहिबा, आपका जवाब मुझे मिल गया। अमर साहब वो जज्बात से लरजते हुए लहजे में बोली और सोफे से उठ गई। गुस्ताखी पर शर्मिंदा हूँ, चाय पिए बगैर ना जाने दूंगा, मैंने भी जल्दी से खड़े होते हुए कहा। आमर साहब वो उसी तरह गर्दन झुकाए झुकाए बोली और फिर शर्माई शर्माई सी बैठ गई। ये गलत है नाइला साहिबा, चलिए हम दूसरे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें, मैंने कहा। उसी वक्त वेटर चाय और दूसरे लवाजमात लेकर आ गया। मैं चाय बनाने के लिए उठ गया। मैं बनाऊंगी, वो मुझे उठते देखकर खुद चाय की तरफ बढ़ गईं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बेतकल्फी से कहा और सोफे पर बैठ गया। उसने चाय की एक प्याली मेरे सामने रखी और मैं इसरार करके उसे दूसरी चीज़ें खिलाने लगा। वो कदरे संभल गई थी। थोड़ी देर के बाद उसने सवाल किया, आपका मुस्तकबिल का क़याम कहाँ है? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक आवारा गिर्द हूँ, पूरी दुनिया में तन्हा कोई नहीं है मेरा। वालिद साहब चंद साल कबल इंतकाल कर गए, ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। वालिद साहब का थोड़ा सा सरमाया लेकर यहाँ आया हूँ। माजी की यादें बहुत तलख हैं, अपनी शख्सियत बदल देना चाहता हूँ और यहीं कुछ करना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर तासुफ और खुशी के मिले जुले जज्बात पैदा हो गए। हम सब कोशिश करेंगे कि माजी की यादें आपके जहन से महू हो जाएं। शुक्रिया नाइला साहिबा, आपका एहसान होगा, जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा, मैंने दर हकीकत रंजीदा लहजे में कहा, क्योंकि मेरी बातों में किसी कदर हकीकत भी थी। वो खामोश रही। चंद मिनट के बाद मैंने ही मौजू बदल दिया। छोड़िए इन बातों को, आपके भाई साहब का क्या नाम है? आसिफ, बहुत ही प्यारे भाई हैं वो, आप उनसे मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे। कल का बेचैनी से इंतजार रहेगा, मैंने कहा और वह मुस्कुरा दी। फिर उसने इजाज़त तलब की। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन आपको रोकने का हक भी तो नहीं है। बहरहाल कल सही, मैंने कहा और वह मुझसे दूसरे दिन ज़रूर आने का वादा लेकर और अपना तफसीली पता लेकर चली गई। और मैं दिल में बैठा यादें लिए उसकी टैक्सी में सवार करके वापस आ गया। एक खुशगवार मुस्तकबिल मेरी निगाहों के सामने था। मैं अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। काश ये जिंदगी मुझे रास आ जाए, काश मेरा गुनाह सर चढ़ कर ना बोले।
वो रात इसी अजीब सहर के आलम में गुजरी। मैंने अंजीला को याद किया। उन टेढ़ी आंखों वाली ज़ाहिर है वो मुझे जैसे गुलफाम के काबल कहाँ थी, और जरीना वो मतलब परस्त औरत। खुदा ना ख्वास्ता अगर मेरी जिंदगी उससे वाबस्तगी हो गई होती तो क्या होता। वो जिंदगी के किसी लम्हे में मुझे धोखा दे सकती थी और उस वक्त मेरी कैफियत अब से मुख्तलिफ होती। 4:30 बजे मेरे कमरे के फ़ोन की घंटी बजी और मेरा दिल उछक कर हलक में आ गया। नाइला के अलावा और कौन फ़ोन कर सकता है। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन का रसूल उठाया और फंसी फंसी आवाज़ में बोला, हेलो आमिर साहब। दूसरी तरफ से नाइला की आवाज़ सुनाई दी और मैंने सुकून की सांस ली। आइए हम आपके मुंतज़िर हैं। नाइला की चहकती हुई आवाज़ उभरी और मेरी रूह तक खुश्क हो गई। इसका मतलब है नाइला ने मामलात हमवार कर लिए हैं। मैं पहुंच रहा हूं, मैंने कहा और नाइला से खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर लिया। फिर मैं जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया, बाल एक ख़ास अंदाज से संवारे और नोक पलक से दुरुस्त होकर होटल से नीचे उतर आया। बेशक अब मुझे एक दीदा देर चोर कह सकते हैं। मैं डाका मारने के बाद शादी रचाने के ख्वाब देख रहा था और इश्क में मुब्तला होकर मौत को भी भूल गया था। मेन गेट पर मैंने नाइला को मुंतज़िर पाया और उसकी मोहब्बत का दिल से कायल हो गया। मुझे देखकर उसके होंठों पर मुसर्रत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने अंदर रुख करके किसी को आवाज़ दी और एक दराज कामद खूबसूरत नौजवान उसके करीब पहुंच गया। वो बेहद स्मार्ट था और उसके खदोखाल नाइला से मिलते जुलते थे। उसने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया और आगे बढ़कर गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया। मेरा नाम आसिफ है और आप मेरे पुराने दोस्त हैं, उसने कहा। शुक्रिया आसिफ साहब, मैंने कदरे शर्माते हुए कहा। नाइला ने भी मुझे सलाम किया था। मैंने महसूस किया आसिफ मुझे बहुत गौर से देख रहा है। जाहिर है क्यों ना देखता, जहां दीदा इंसान है होने वाले बहनोई की शख्सियत से पूरी तरह वाकिफ होना चाहता है। मैंने दिल में सोचा और चेहरे पर मस्कनत तारी कर ली। दोनों मुझे लिए हुए एक खूबसूरत ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और फिर आसिफ ने मुझसे बैठने की इस्तदा की। मैं शुक्रिया अदा करके बैठ गया। मैं अम्मी और अब्बू को इतला करती हूँ, नाइला ने कहा और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। नाइला ने बड़ी तारीफें की हैं आपकी आमिर साहब, आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस नाइला खुद पुरनूर दिल की मालिक हैं, मैंने कहा। और सुनाइए क्या मशागिल हैं आपके। जिंदगी की राहों का कोई तयन नहीं कर सका हूँ, आवारा गर्द हूँ। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में तनहा हूँ। वालिद साहब तिजारत करते थे, लेकिन पुरानी बात है। उनके इंतकाल के बाद जिंदगी के रास्ते मुतयन नहीं कर सका और उनकी छोड़ी हुई दौलत पर जिंदगी बसर कर रहा हूँ। कुछ हमदर्दों का तालब हूँ जो मेरे लिए रास्ता मुंतखब करें, मैंने अल्फाज चुन चुन कर कहा। ओह दुख हुआ, हम लोग जिस काबिल हैं हाजिर हैं, आसिफ ने कहा। हमदर्दी के अल्फाज सुनकर दिल रो पड़ता है। मोहब्बतों की तलाश है, मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा और वो फिर मुझे गौर से देखने लगा। चंद मिनट खामोशी रही, फिर उसने कहा, वैसे आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। चंद हफ्तों से शहर की गहमा गहमी से उकता कर एक छोटे से कस्बे में मुकीम था। उस कस्बे का नाम शाहपुर है। यहाँ शाहपुर से आया हूँ। खूब, आसिफ ने गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आंखों में बेचैनी की एक लहर रक्सा थी। उसी वक्त ड्राइंग रूम के दरवाजे में नाइला का चेहरा नजर आया। उसके पीछे मुअम्मर खातून और वही बुजुर्ग थे। दोनों ही मुझे देखकर चौंक पड़े। मैंने भी चौंकने की अदाकारी की। बहरहाल मैंने खड़े होकर उन्हें सलाम किया। बड़ी बी और बड़े मियाँ अंदर आ गए। उन्होंने मेरा सलाम का जवाब भी नहीं दिया और मेरे हवास गुम हुए जा रहे थे। वो दोनों मुझे ही घूर रहे थे। आप इन्हें पहचान गई अम्मी, ये मेरे पुराने दोस्त आमिर हैं। बड़े शरीर और जिंदा दिल इंसान हैं, आसिफ ने एक कहका लगाते हुए कहा। पुराने दोस्त, बड़े मियाँ चौंक कर बोले। हाँ तो हम स्कूल के जमाने के साथी हैं, आसिफ ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये साजदादे हाल ही में कहीं से आए हैं। बड़े मियाँ ने आंखें मल मल कर मुझे गौर से देखते हुए पूछा। शाहपुर से आया हूँ मोहतरम, और उसी कंपार्टमेंट में जिसमें आप हजरात तशरीफ ला रहे थे, मैंने खुद ही कहा। बड़े मियाँ ने एक गहरी सांस ली। बुरा मत मानना आसिफ मियाँ, तुम्हारे दोस्त कोई शरीफ इंसान नहीं, बड़ी बी ने नाक भूं चढ़ाते हुए कहा। क्यों अम्मी, क्या हुआ, आसिफ ने हैरत से पूछा।
कंपार्टमेंट में उन्होंने शराफत का सबूत नहीं दिया था। अम्मी, मैं इसे जानता हूँ, इसने जरूर कोई शरारत की होगी। एक मिनट सुकून से नहीं बैठ सकता। मगर हुआ क्या था? आसिफ ने हंसते हुए कहा। क्या हुआ था? बताओ जी, बड़ी बी ने बड़े मियाँ के कहने मारते हुए कहा। क्या हुआ था ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बड़े मियाँ चौंक कर बोले। आपको गलतफहमी हुई होगी अम्मी जान, मैं सख्त प्यासा था, आप जाग रही थी। मेरा दिल चाहा कि आपसे पूछूं कि पानी है या नहीं, इसलिए बार बार मैं आपकी तरफ देख रहा था, लेकिन पानी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। सादा लो, बड़ी बी चौंक पड़ी। हुआ क्या था अम्मी? अरे कुछ नहीं, बस मेरी ही अकल मारी गई थी। दरअसल रात का वक्त था, मैं डर गई थी, बड़ी बी ने कहा, और मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। हकीकत वो बेचारे क्या बता सकते थे, मैंने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की थी जो अल्फाज में लाई जा सके। आसिफ फिर हंस पड़ा था। बड़े मियाँ और बड़ी बी के दिल साफ हो गए, मेरी खूब खातर मदारत हुई। आसिफ दर हकीकत ग्रेट था। ऐसे मोहब्बत करने वाले बहन भाई मैंने कम ही देखे थे, लेकिन आसिफ का बार बार मुझे घूरना मेरे दिल में चुभ रहा था। उसके चेहरे पर कोई ऐसी बात थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं तो नाइला की दबी दबी पुरमसरत मुस्कुराहट में खोया हुआ था। नहला के चेहरे पर हया की सुर्खी लहरा रही थी और मेरी आंखों में अनजाने ख्वाब। रात के खाने के बाद मैं उनसे रुखसत हुआ तो उन पर बड़े अच्छे तासरात छोड़कर आया था। मुझे रुखसत करते वक्त आसिफ ने गर्मजोशी से मेरा हाथ थामते हुए कहा, कल दिन में 11 बजे तक मैं आपसे मुलाकात करूंगा, आमिर साहब मेरा इंतजार करें। सर आंखों पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा और दिल में हसीन चुटकियां लिए नाइला की इलवदाई मुस्कुराहट समेटते हुए वापस चल पड़ा। टैक्सी ने मुझे होटल पहुंचा दिया। मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था। रात भर मैं मुस्तकबल के सुहाने ख्वाब में खोया रहा। मैंने फैसला किया कि 30-40 हजार का एक खूबसूरत सा मकान खरीद लूंगा, 10-12 हजार की एक दरमियाने दर्जे की कार, बाकी रकम से कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा और इस तरह नाइला के साथ जिंदगी बसर करूंगा। रात भर मेरे ख्वाबों में अपना घर घूमता रहा, जहां नाइला के कदमों की चाप मुसर्रतें बखेर रही थी। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे थे कि मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और मैं चौंक पड़ा। मुमकिन है आसिफ हो, हालांकि उसने 11 बजे आने का वादा किया था। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। आसिफ ही था, लेकिन जिस अंदाज में था उसे देखकर मेरी गग्गी बंद हो गई। आंखों के नीचे अंधेरा छा गया, कदम लड़खड़ाने लगे, दिल उछलकर हलक में आ गया और मैं अंधों की तरह उसे घूरता रहा। अंदर आ सकता हूँ, आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा और ना जाने कैसे मैंने खुद को संभाला। मैं रास्ते से हट गया और आसिफ अंदर आ गया। वो पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में भी खूब जच रहा था। आपको मेरे इस लिबास पर हैरत हुई है शायद? हाँ, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा। नाइला ने आपको ये नहीं बताया कि मैं यहाँ मकामी पुलिस इंस्पेक्टर हूँ? नहीं, मैंने कहा, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने किस तरह खुद को संभाला था। इत्तफाक है, आसिफ ने सोफे पर बैठते हुए कहा और मैं भी मरे मरे कदमों से एक सोफे की तरफ बढ़ गया। ड्यूटी पर था, दफ्तर से सीधा आ रहा हूँ। आपसे वादा किया था ना? वो लापरवाही से बोला और मैं गर्दन हिलाने लगा। आप मुझे देखकर कुछ खौफजदा हो गए। वो मुस्कुराते हुए बोला, बचपन ही से पुलिस वालों से डरता हूँ। मैं ना जाने कहां से खींच कर एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने होंठों पर पैदा की। हर शरीफ आदमी को डरना चाहिए और फिर आप तो ज़ाते शरीफ हैं, उसने कहा और मैं ख्वाम-ख्वाह हंसने लगा। और सुनाइए, रात कैसी गुजरी? उसने चारों तरफ देखते हुए कहा। अंदाज पुलिस वालों का ही था, लेकिन अब मुझे यकीन होता जा रहा था कि कोई खास बात नहीं है। मैं ख्वाम-ख्वाह ही डर गया था। चुनाचा मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, बहुत अच्छी, इस शहर की रातें बहुत खूबसूरत होती हैं। हाँ, और दिन बड़े मनहूस, उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और फिर मैं चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। काफी पीऊंगा। मैं दोबारा उसके सामने आ बैठा। वो अजीब अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मुमकिन है उसके मुस्कुराने का अंदाज यही हो। मैंने खुद को तसल्ली दी। अब मुझे उसके सामने खौफजदा होकर उसे शुबा का मौका नहीं देना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद वेटर काफ़ी ले आया। मैंने काफ़ी बनाकर उसके सामने सर्व की।
दूसरी चीज़ें भी मैंने उसके सामने रख दी और वो हर चीज़ के साथ इंसाफ करने लगा। मैं भी उसके साथ शरीक था, लेकिन उसकी बेतकल्फ़ी देखकर मुझे चक्कर आ रहे थे, दिल अंदर से फड़फड़ा रहा था। काफ़ी की 2 प्यालियां पीने के बाद उसने लंबी डकार ली। उसके सामने तमाम बर्तन साफ हो गए। फिर उसने घड़ी देखी और बोला, बहुत वक्त हो गया है, अब कुछ काम की बातें हो जानी चाहिए। काम की बातें, मेरा दिल फिर लर्ज़ उठा, लेकिन मैंने एक बार भी अपनी बुज़दिली पर लानत भेजी। मुमकिन है वह मेरी और नाइला की जिंदगी के बारे में कुछ कहना चाहता हो। आखिर एक जवान बहन का बेतकल्लफ भाई है। जरूर, मैंने फिर संभाला लेते हुए कहा। नाइला से आपकी मुलाकात ट्रेन में ही हुई थी। हाँ, बहुत मुख्तसर वक्त में आपने इस कदर मुतासर किया। मिस नाइला बेहद नेक दिल खातून हैं, मैंने शर्माते हुए कहा। हाँ, वो बेहद मासूम हैं और आप उसी कदर जलील। उसका लहजा बदल गया और मैं बिलाशुबा सोफे से 1 फुट ऊंचा उछल पड़ा। मैं मुंह फाड़े उसकी शक्ल देख रहा था। मैं कल ही आपकी शक्ल देखकर चौंका था मिस्टर आरफ, लेकिन मैं तस्दीक कर लेना चाहता था। आज मैंने इस शहर से आई हुई रिपोर्ट का फाइल निकलवाया, उसमें आपकी तस्वीर देखी और पूरी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद यहाँ आया हूँ। मेरे पूरे बदन का लहू खुश्क हो गया था। आप अपनी फिल्म से 86,000 रुपए का कैश उड़ाकर फरार हुए हैं। पूरे मुल्क में आपकी तलाश जारी है। हर शहर में आपकी तस्वीर और रिपोर्ट भेज दी गई है। आपकी फाइल मेरे पास मौजूद है, क्या पेश करूं? उसने सवाल किया। मैं भला क्या जवाब देता। मेरा दिल चाहा कि उठकर भाग जाऊं, लेकिन बदन में इतनी सकत ना थी कि हिल भी सकता। भागना तो दरकिनार। मुझे अफसोस है कि बेवकूफ़ नाइला आपसे मुतासर हो गई। मुझे देख कर दुख है कि उसका नाजुक दिल टूट जाएगा, लेकिन आपकी हकीकत मालूम होने के बाद वो भी आपसे नफरत से थूक देगी। कमीने मुजरम, तो मेरी बहन को वर्गलाकर अपने जाल में फांस रहे थे। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें गोली मार दूं। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और मैं सोफे पर लेट गया। मेरे दिल की धड़कनें बंद होना चाहती थी। पूरा कमरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं उसके एक लफ्ज भी ना कह सका। रकम कहाँ है? उसने कड़क कर पूछा। ब्रीफ केस में। ब्रीफ केस में, मैंने कांपते हुए कहा। कहाँ है ब्रीफ केस? वो खड़ा हो गया। पलंग के नीचे, मैं डूबती हुई आवाज में बोला। उसने अपना सर्वस पिस्तौल निकाला और उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। अगर हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, वो गर्जदार आवाज में बोला और फिर पिस्तौल से मुझे इशारा करते हुए कहा, खड़े हो जाओ। मैं सोफे का सहारा लेकर खड़ा हो गया और उसके हाथ में पिस्तौल ना होता तो मुझे यकीन है कि मैं कभी खड़ा ना हो सकता। चलो ब्रीफ केस निकालो, उसने पिस्तौल से इशारा करते हुए कहा और मैं पलंग के नीचे घुस गया। मैंने ब्रीफ केस उसके सामने सिरकाया, लेकिन खुद मेरा दिल पलंग के नीचे से निकलने को नहीं चाह रहा था। बाहर आओ, और फिर उसी अंदाज में बोला और चारों नाचार मुझे ये कमजोर पनाहगाह छोड़नी पड़ी। मैं खड़ा हो गया, लेकिन मेरा पूरा बदन लर्जा तारी था। उसने ब्रीफ केस उठा लिया और पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किए हुए उसे खोल कर देखा। फिर मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए उसे बंद कर दिया। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? उसने पूछा। नहीं, मैंने रुहांसी हुई आवाज में कहा। चलो, उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और मैं लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने पिस्तौल हलोस्टर में रख लिया था और यही उसकी अनायत थी, वरना अगर वो हथकड़ियां लगाकर बढ़ गया तो उसने पिस्तौल होस्टर में रख लिया। नीचे चंद और पुलिस वाले मौजूद थे जो यकीनन उसके साथ आए थे और वह उन्हें नीचे छोड़ आया था। यकीनन पुलिस वालों ने होटल के अमले को तफसील बता दी थी। उन लोगों ने मुझसे कुछ ना कहा और आसिफ मुझे लिए हुए बाहर निकल आया। बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। पुलिस वालों ने मुझे जीप में बिठाया। आसिफ आगे ड्राइवर के पास गया और जीप चल पड़ी। मेरा जहन तारीक था, दिल बैठ गया था। कुछ समझ में नहीं आया, कोई ख्याल जहन में नहीं था। मनाजर मेरी आंखों के सामने आ रहे थे, लेकिन मैं उनसे बेबहरा था। यहाँ तक कि जीप पुलिस स्टेशन की इमारत में दाखिल हो गई। पुलिस वालों ने मुझे बाजुओं से पकड़कर उतारा और अंदर ले चले। चंद मिनट के बाद आसिफ के दफ्तर में एक कुर्सी पर सिमटा हुआ बैठा था और आसिफ मेरी फाइल पढ़ रहा था। फिर उसने घंटी बजाकर हेड मुहर्रिर को बुलाया। हेड ऑफिस को इत्तला दो कि डकैती का मुजरिम आरफ पकड़ा गया है। सेठ हशमत और वहां की पुलिस को तार दे दिया जाए। यस सर, हेड मुहर्रिर ने कहा और गर्दन झुकाकर बाहर चला गया। आसिफ ने एक सिगरेट सुलगाई और उसके गहरे गहरे कश लेता हुआ बोला,
क्या ये तुम्हारा पहला जुर्म है? और मेरी आंखों से लड़क पड़े। मैं उसकी बात का कोई जवाब ना दे सका। जवाब दो, और कहां कहां क्या क्या केस किए हैं, कभी पकड़े गए हो या नहीं? मैं मुजरम नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं मुजरम नहीं हूं। मैं रो पड़ा। मुजरम जरीना है जिसने मुझे ठुकरा कर अख्तर बेग से शादी कर ली, सिर्फ इसलिए कि मुझे 350 रुपए तनख्वाह मिलती थी और उसे 1100। मैंने ये रकम सिर्फ उसके लिए हासिल की थी कि किसी पुरसकून गोशे में पुरसकून जिंदगी गुजार सकूं। मैंने रोते हुए बताया। क्या नाम लिया था? अख्तर बेग। ये कौन है? उसने फाइल के अवराक उलटते हुए कहा। हशमर ब्रादर का अकाउंटेंट, मैंने जवाब दिया और उसने गर्दन हिला दी। हाँ, तुम्हारी जगह वही थाने में बंद है, उसने कहा, और उस अफ्ताब में पहली बार मेरे दिल में खुशी की एक लहर बेदार हुई। अख्तर बेग थाने में बंद है, उसकी शादी की तारीख निकल गई। मुझे उस खबर से बहुत खुशी हुई। असल मुजरम वही दोनों हैं इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने ही मुझे इस काम के लिए मजबूर किया था। तो तुम किसी जरीना से भी इश्क लड़ा चुके हो और मेरी बहन को भी धोखा दे रहे थे। मुझे बेवकूफ नाइला पर भी गुस्सा है कि उसके दिल ने तुम्हें कैसे कबूल कर लिया। अगर ये उस शहर की पुलिस का मामला ना होता मरदूद, तो मैं तुझे जहन्नम में धकेल देता, कम से कम 10 साल की सजा कराता। इंस्पेक्टर आसफ ने दांत पीसते हुए कहा। उस पर मेरी अपील का कोई असर ना हुआ, उस पर मेरी दास्ताने गम का कोई रद्दे उमल ना हुआ, उसके रवैये में कोई लचक नहीं थी। उसके बाद मुझे कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। थोड़ी देर के बाद एक सब इंस्पेक्टर अंदर आ गया। उसने सैल्यूट मारा और बोला, मुजरिम को हेड क्वार्टर तलब किया गया है जनाब, ले चलो, मैं पहुंच रहा हूं, इंस्पेक्टर ने कहा, और सब इंस्पेक्टर ने मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे उठा लिया। इस बार मुझे पुलिस की एक वैन में बिठाया गया। वैसे अब मैंने खुद को संभाल लिया था। जो तकदीर में लिखा है पूरा जरूर होगा, मैं होनी को नहीं टाल सकता। पुलिस मुझे मेरे शहर पहुंचा देगी, मुकदमा चलेगा, सजा हो जाएगी। बस अंजाम यही था। मैं एक ठंडी सांस लेकर रह गया। थोड़ी देर के बाद वैन पुलिस हेड क्वार्टर में दाखिल हुई। मुझे नीचे उतारकर एक कमरे में पहुंचा दिया गया। मुझे एसपी साहब के सामने पेश किया जाने वाला था। एसपी साहब इस वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। एक बेंच पर बैठे बैठे मुझे कई घंटे गुजर गए। फिर कमरे का दरवाजा खुला और 2 सिपाही मुझे एसपी साहब के कमरे में ले गए। एसपी के बारूब शक्ल देखकर मेरा दिल लर्जने लगा। आसफ भी वहीं मौजूद था। क्या तुम्हारा नाम आरिफ जमाल है? जी, मैंने गर्दन हिलाई। तालीम कितनी है तुम्हारी? ग्रेजुएट हूँ। तुमने हशमत ब्रादर के कैश से रकम निकाली है? जी हाँ। फरार होने के बाद तुमने बाकी वक्त कहाँ गुजारा? और मैं सोच में गुम हो गया। मैं उस वक्त के बारे में उन लोगों को क्या बताता, कोई यकीन ना करता। बताना बेसूद था। चुनाचा मैंने कहा कि शाहपुर, वहां तुम्हारा कोई मुआवन है? जी नहीं, मैं पूरी दुनिया में तन्हा हूँ। शाहपुर में तुमने कहां कहां क़ियाम किया था? ऐसे ही आवारागर्दी करता रहा। इस दौरान तुमने कितनी रकम खर्च की? तकरीबन 200 रुपए। ठीक है इंस्पेक्टर, इसे लॉकअप कर दो, हमारा केस नहीं है, बकिया मालूमात खुद वो हासिल कर लेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा, और इंस्पेक्टर ने गर्दन हिला दी। एक बार फिर मुझे उस कमरे से निकाल लाया और वो लोग मुझे एक दूसरे कमरे में ले गए, जहां मेरी उंगलियों वगैरह के निशानात लिए गए, और फिर मुझे आहनी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। मेरा दिमाग सुन्न था, तरह तरह के ख्यालात जहन में सवार थे। अख्तर बेग भी लॉकअप में है, ये बहरहाल बड़ी खुशी की बात थी। लॉकअप में दूसरे कुछ लोग भी थे। वो मुझसे तरह तरह के सवाल करते रहे। चोरी के इल्जाम में आए हो बाबूजी? लौंडिया को छेड़ा है? किसी के घर में उतर गए हैं क्या? कोई लड़की निकाल ली थी क्या? ऐसे ही दूसरे सवालात। मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि रात हो गई। मुझे दूसरे लोगों के साथ खाना दिया गया, लेकिन यहाँ तो सांस लेने को भी दिल नहीं चाह रहा था। खाना कौन खाता? फिर कैदी सोने का बंदोबस्त करने लगे। मुझे भी एक बदबूदार कंबल दे दिया गया और मैं आधा कंबल बिछाकर और आधा मुंह पर लपेट कर सो गया। नींदों कोसों दूर थी। किस हाल को पहुंच गया था। बहरहाल भुगतना था। रोने को दिल चाह रहा था, लेकिन रोने पीटने से क्या फायदा। रात गुजरती रही। लॉकअप का पीला बल्ब सुलगता रहा। फिर मेरे बराबर लेटे हुए कैदी ने मेरे कमर में उंगली चुभोई और मैं उछल पड़ा। मैंने कंबल से मुंह निकालकर उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये क्या? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और मैं उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वो तो मेरा ही हमशक्ल था। हाँ, 100% मेरा हमशक्ल।
हालांकि दिन में ये कैदी लॉकअप में नहीं था, इस वक्त कहां से आ गया? मैं उसे घूरता रहा। क्या सोच रहे हो दोस्त? उसने कहा। तुम कौन हो? मैंने परेशान लहजे में पूछा। तालूत, उसने जवाब दिया। मैं खामोशी से उसे घूरता रहा। वो हूबहू मेरा हम शक्ल था, बस यूं समझ लीजिए जैसे आईना सामने रखा हो। नींद आ रही है, उसने बदस्तूर उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने बादल न खवास्ता नफी में सर हिलाया। तब फिर उठकर बैठो यार, बातें करेंगे, उसने बेतकल्फी से कहा और कंबल उतार कर उठ बैठा। उसने मेरा कंबल भी खींच कर उतार दिया। मैं घबराए हुए अंदाज में उठकर बैठ गया। दूसरे कैदी मजे से सो रहे थे और बाहर गार्ड के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। मैंने भी उसी के अंदाज में दीवार से पुश्त लगाई और कंबल पैरों पर खींच कर बैठ गया। मेरे हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। तुम्हारा नाम आरिफ जमाल है? उसने कहा। हाँ, मगर तुम कैसे जानते हो? मैंने चौंक कर पूछा, और वो फिर उसी अंदाज में मुस्कुराने लगा। यूं तो दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं, बहन, भाई, दोस्त, वालदैन, लेकिन हमारे तुम्हारे दरमियान एक अजीब रिश्ता कायम हो गया है, हम शक्ल होने का रिश्ता। कैसी अनोखी बात है कि हम दोनों की शक्लों में सर मुंह फर्क नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी हैरत भी कम होती जा रही थी और अब मैं उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा। हाँ, ये तो दुरुस्त है कि हम कहीं भी होते एक दूसरे की तरफ मतवज्जा हुए बगैर नहीं रह सकते थे, मैंने जवाब दिया। ये मुशाहबत इस हद तक है कि खुद मेरे वालिदैन तुम्हारे बारे में धोखा खा गए। और उसके इन अल्फाज पर मैं तअज्जुब से उछल पड़ा। मेरे जहन में फुलझड़ियां सी छूटने लगी और मैं नए सिरे से उसका जायजा लेने लगा। कहीं ये वो तो नहीं जिसके धोखे में मुझे ट्रेन से अगवा किया गया था। मैं तअज्जुब खेज निगाहों से उसे देखने लगा और वो शायद मेरे दिल की बात समझ गया। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है मेरे दोस्त, मुझे इसी दिन इत्तला मिल गई थी जब तुम्हें मेरे धोखे में ले जाया गया था। मैंने शदीद हैरत से हकलाते हुए उसे देखा। सब कुछ बताऊंगा यार, उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और फिर सोचने लगा। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था। मुझे सब कुछ याद आ रहा था। उसने अपना नाम तालूत बताया था, जबकि वहां उसे यूसुफ इब्रान के नाम से याद किया गया था। वो तालूत भी बिजाते खुद अजीब नाम था, लेकिन इस वक्त मेरी जहनी कैफियत ऐसी ही हो रही थी कि उसके अजीब होने पर गौर ना कर सका। यूं समझ लो, उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि मैं वहां के हालात से बेखबर नहीं रहता। बात यह नहीं है कि मुझे अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं, सिर्फ जिद की बात है, बल्कि उन्हें मेरी तफरीहात पर एतराज क्यों है। तुम खुद गौर करो, तुम एक जवान आदमी हो, खुद मुख्तार हो। अब चंद पुराने ख्यालात के बुजुर्ग तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाने लगे तो तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगे। मैंने बेहतर यही समझा कि खामोशी से वहां से निकल आऊं, और यही किया। अब वो मुझे तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो परेशान नहीं हैं। अगर वो परेशान होते तो मुझे वालिदैन की मोहब्बत की वजह से वापस जाना पड़ता, लेकिन वहां मेरे आदमी मौजूद हैं और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में इत्तला दी थी। उन्होंने कहा था कि शाह के हरकारे किसी ऐसे आदमी को पकड़ लाए हैं जो मेरा हम शक्ल है। मुझे बड़ी हैरत हुई। बहरहाल मैं खुश था कि उन्हें मेरा नामुदल बदल मिल गया, मगर मालूम होता है कि तुम भी मेरी तरह सर फिरे हो। अरे यार, ऐश करते, मेरी जगह रहते। बहरहाल वो दुनिया तुम्हारे लिए अजीब होगी। हाँ, मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे शहना याद आ गई थी। बहर सूरत, मेरे दोस्त मुझे पल पल की इत्तला देते रहो। उन्होंने मुझे बताया कि तुम बेहद नेक इंसान हो और तुमने साफ कह दिया कि तुम वो नहीं हो जो वो समझ रहे हैं। मुझे बड़ी मायूसी हुई। फिर मुझे इत्तला मिली कि तुम्हें वहां से निकाल दिया गया, तब मुझे दुख हुआ। मैंने अपने आदमियों से तुम्हारे बारे में मालूम किया और वो तुम्हें तलाश करने लगे। फिर आज मुझे इत्तला मिली कि तुम यहाँ हो, तो मैं तुमसे मुलाकात करने चला आया। ज़ाहिर है मुझे तुमसे दिलचस्पी है क्योंकि तुम मेरे हम शक्ल हो। मैं अब भी मुतअज्जब निगाहों से उसे देखता रहा। वो खामोश होकर सोचने लगा। फिर मैंने कहा, मगर दोस्त, वहां तो तुम्हारा नाम यूसुफ इब्रान लिया गया था। हाँ, उन लोगों ने मेरा नाम यही रखा है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत हो गई।
जैसा शकील नाम वैसा ही शकील जिंदगी, पाबंदियों में घिरी हुई। अब मैं अपना नाम तालूत रखा है, ये नाम मुझे बचपन से पसंद है। तालूत मेरा दोस्त था जिसका मेरे बचपन में इंतकाल हो गया। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। मेरे जहन से हैरत की धुंध छटती जा रही थी। अब मैं सामने बैठे हुए नौजवान में दिलचस्पी ले रहा था। थोड़ी देर के लिए मेरे दिल से परेशानियां दूर हो गईं। वो पुरइसरार दुनिया मेरे हवास पर उभर आई जिसमें मैंने बड़े रंगीन, बड़े अजीब लम्हात गुजारे थे। मैं उस दुनिया के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था। चुनांचे चंद लम्हात की खामोशी के बाद मैंने कहा, इस अजीब माहौल और अजीब जगह पर तुमसे मुलाकात करके खुशी हुई मेरे दोस्त। मैं एक आम सा इंसान हूँ। तुम्हारी दुनिया ने हैरत के चंद नकूश मेरे जहन पर छोड़े हैं। मैं तुम्हारी दुनिया के बारे में कुछ जानने का ख्वाहिशमंद हूँ। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दोगे? जब हम दोस्त बन ही गए हैं और ये अजीब इत्तफाक हमें एक दूसरे के इस कदर करीब ले आया है, तो फिर एक दूसरे की ख्वाहिशात की तकमील हम सब पर फर्ज हो जाती है। क्या ख्याल है? बेशक, मैंने गर्दन हिलाई। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा ताकि हमारा तारुफ मुकम्मल हो जाए, और फिर मैं भी तुमसे तुम्हारे और तुम्हारी दुनिया के बारे में सवालात करूंगा। मुझे तुम्हारे सवालात का जवाब देकर खुशी होगी। हाँ, तो तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या तुम शहजादे हो? हाँ, अपनी रियासत के हुक्मरान का बेटा हूँ। तुम्हारी रियासत का नाम क्या है? उसे सासातान के नाम से याद किया जाता है। सास्तान में मैंने अजीब नाम को दोहराते हुए कहा। हाँ, मगर ये नाम मेरे लिए अजनबी है। शायद नक्शे पर भी इसका वजूद नहीं। हाँ, क्योंकि उसका ताल्लुक दुनिया के नक्शे से नहीं। हमारी रियासतों के नक्शे हमारी दुनिया से अलग हैं। क्यों? मैंने ताज्जुब से पूछा। क्योंकि हमारा ताल्लुक तुम्हारी दुनिया से नहीं। फिर कहाँ से है? बड़े भोले हो यार, हम तुमसे जुदा हैं। यूं समझ लो तुम्हारा खमीर मिट्टी से उठा है और हम आग से बने हुए हैं। जिन, मैंने खौफ से उछलते हुए कहा। हाँ, जिन, मगर हवास कायम रखो। हम आदम खोर नहीं होते, तुम्हारी तरह की मखलूक हैं, तुमसे कदरे मुख्तलिफ और बस। उसने जवाब दिया। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। मुंह बंद कर लो वरना अच्छा ना होगा, उसने झल्लाए हुए अंदाज में कहा, और मैंने जल्दी से अपना मुंह हैरत से खुला हुआ मुंह बंद कर लिया। मैं कह चुका हूं कि तुम्हारा दोस्त हूं, और दोस्त सिर्फ दोस्त होते हैं। उन पर शक करना दोस्ती की तौहीन है। वो शहना परी जात थी, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, और वो चौंक पड़ी। शहना, उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, और फिर वो मैनीखेज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, कैसी थी? सच बताना झूठ नहीं चलेगा। बहुत दिलकश, बेहद हंसी। बात बन चुकी है? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। नाराज तो नहीं होगे? सवाल ही नहीं पैदा होता यार। और फिर वो लौंडिया तो मुझे एक आंख नहीं भाती। चलो, अच्छा हुआ मैं ना सही, मेरा हम शक्ल सही। उसकी आरज़ू तो पूरी हो गई। मगर सच बताना, क्या वो तुम्हारी दुनिया की लड़कियों के मुकाबले की थी? उनसे कहीं ज्यादा हसीन, कहीं ज्यादा दिलकश? बकवास, मैं नहीं मानता, उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तमाम वाकयात मेरी निगाहों में घूम रहे थे। मैं उसे अपनी दुनिया की कोई रियासत समझा था, मगर वो जिन्नों की गड़ी थी जहां मैंने वो दिलकश लम्हात गुजारे थे। वहां का पूरा माहौल पुरइसरार था, लेकिन उस वक्त मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं किन लोगों में हूँ। और ये अच्छा ही हुआ कि मुझे वहां से निकाल दिया गया, वरना हकीकत मालूम होने पर मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाता। असल में बात यह है दोस्त, मेरा नाम यूसुफ इब्रान है। मैं अपनी रियासत के हुक्मरान का बेटा हूँ, होने वाला हुक्मरान। मगर मुझे अपनी दुनिया एक आंख नहीं भाती। मैंने तुम्हारी दुनिया के दिलकश नज़ारे देखे। ये गहमा गहमी से भरपूर है। यहाँ जिंदगी रक्स करती है, हंगामे होते हैं। उसके बरअक्स मेरी दुनिया में जहाँ अतात ही अतात है, नेकियां ही नेकियां हैं। एक जमूद तारी है उस दुनिया पर, एक लगी बदी जिंदगी है, हंगामे नहीं है। हर चीज का हसूल आसान है। एक निगाह उठा दो, हर चीज हाजिर। ना कोई तगो दू, ना जोदोजहद,
भला वो भी कोई जिंदगी है। मैं तुम्हारी दिलकश दुनिया का हमेशा से दिल दादा था। कई बार मैंने इस दुनिया में आने की इजाजत मांगी लेकिन ना मिली। तब मैं एक रात खामोशी से फरार हो गया। मैं तुम्हारी दुनिया देखना चाहता हूँ, उसकी दिलचस्पियों से लुत्फ अंदोज होना चाहता हूँ। यहाँ अनोखापन है, नत नए लोग हैं, सरकश बागी खौनख्वार मुकाबले पर आने वाले उन लोगों के दरमियान जिंदगी बहुत हसीन है। मुझे अपनी दुनिया से आए हुए सिर्फ चंद रोज हुए हैं। मैं यहाँ से नावाकिफ हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ खुद को पोशीदा रखने की जद्दोजहद की है। अब मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है, एक काबिल एतमाद दोस्त की जो मेरे साथ रहे, मुझे अपनी दुनिया से पूरी तरह रोशनास कराए। और ही वो शर्माए हुए अंदाज में हंसा। मैं यहाँ की लड़कियों से इश्क करना चाहता हूँ। ये है मेरी जिंदगी की तफसील। बस इसके बारे में मजीद सवालात नहीं करो क्योंकि वो सब फजूल होंगे। काफ़ी है, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। असल में दोस्त, ये फितरत की बेचैनी है। तब्दीली की ख्वाहिश इंसानी फितरत का जज़ू है। जिंदगी तहरीक का नाम है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मुझे तुम्हारी दुनिया पसंद आई थी। मेरे लिए ये दुनिया दुख की घड़ी है जो तुम्हारे लिए दिलकश है। बहरहाल मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिल गया। मैं भी खुश हूँ। अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ, उसने कहा। तुम मेरी नाम से वाकिफ हो। पूरी दुनिया में तन्हा हूँ। उस दुनिया की औरत की बेवफाई का शिकार हूँ। मैंने जरीना, अंजीला, अशमत सेठ और अपनी अब तक की जिंदगी के मुख्तसर वाकयात उसे सुनाए। वो पूरी दिलचस्पी से मेरी कहानी सुन रहा था और उसकी आंखों में एक पुरइसरार चमक रक्सा थी। मैं अपनी कहानी सुनाकर खामोश हो गया। बेहद दिलकश, बेहद हसीन, जिंदगी से भरपूर वो मेरे खामोश होने के बाद एक गहरी सांस लेकर बोला और मैं उसे तअज्जुब से देखने लगा। वो ऐसी बेतुकी जिंदगी को हसीन कह रहा था जिसमें परेशानियों और दुखों के सिवा कुछ न था। मैं उस जिंदगी के हुस्न से नावाकिफ हो मेरे दोस्त, जबकि मुझे तुम्हारी इस जिंदगी के तसव्वुर से ही लुत्फ महसूस हो रहा है, उसने फिर कहा और मैं जल गया। हाँ, कल जब ये पुलिस वाले मेरी रगों से खून नचोड़ेंगे तब मुझे मालूम होगा वो मंजर भी तुम्हारे लिए दिलकश और जिंदगी से भरपूर होगा। मजाल है किसी की, उसने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। तुम मेरे दोस्त हो, किसकी हिम्मत है कि मेरे दोस्त को कोई तकलीफ दे सके। रकम पुलिस को मिल गई, अब उसे क्या चाहिए। अगर तुम्हारी रियासत का यही कानून है तो काश मैं उसी रियासत में पैदा होता। मैंने कहा, जाने दो यार, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, मेरा वादा है। हाँ, ये बताओ, क्या तुम भी मेरी दोस्ती कबूल कर लोगे? क्या तुम मुझे अपनी दुनिया की सैर कराओगे? मैं जेल की सैर करने जा रहा हूँ। वहां से अगर जिंदा बच सका तो फिर वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ जहाँ कहोगे चलूंगा, और अगर तुम सिरे से जेल में ना जाओ तो ये अब मुमकिन नहीं है। मैं रकम के साथ पकड़ा गया हूँ। फिर वही वो पेशानी पर हाथ मारकर बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने वालों को तुम्हारे सामने लाकर मुर्गा बना दूं? अगर तुम ये कर सकते हो तो यहाँ से निकलने की कोई तरकीब ही करो। मैंने कहा, कमाल है, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं जिस तरह यहाँ आया हूँ निकल भी सकता हूँ। और मैं चौंक पड़ा। हाँ, ये तो दुरुस्त ही है, मैंने सोचा। दिन में वो नहीं था लेकिन अब रात में पुरइसरार तौर पर यहाँ मौजूद है। मेरे चेहरे पर सुर्खी आ गई। तो क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? क्यों नहीं, अभी इसी वक्त। मगर यहाँ से कहाँ चलोगे? अब तो रात हो चुकी है। किसी होटल में, किसी भी उम्दा सी जगह, मैंने उम्मीद भरे लहजे में कहा। हाँ, ये ठीक है। वैसे ये जगह भी बुरी नहीं, यहाँ नयापन है, कुछ अनोखी सी जगह है ये। फजूल बातें मत करो यार, मेरी जान पर बनी हुई है। और तुम? अच्छा, नाराज मत हो, उठो, उसने कहा। ताला लगा हुआ है भाई, मैंने लॉकअप के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। मुमकिन है तुम इन सलाखों से गुजर सको, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं। सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, उसने कहा। और फिर उसने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ सकोड़े और सांस अंदर खींचने लगा। मैं हैरत से उसकी ये हरकत देख रहा था। मैंने ड्यूटी पर मौजूद गार्ड को सलाखों की तरफ आते देखा, लेकिन उसके आने का अंदाज ऐसा लग रहा था जैसे वो तेज आंधी के झकड़ों के साथ खींचा चला आ रहा हो। वो अजीब से अंदाज में हाथ पांव मार रहा था, कदम जमाने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो सलाखों और दरवाजे से टकराया और तालूत ने सलाख से हाथ बाहर निकालकर उसकी गर्दन पकड़ ली।
गार्ड के मुंह से एक आवाज निकल गई, लेकिन तालूत ने दूसरे हाथ से उसका मुंह भींच लिया। फिर उसने सिपाही की गर्दन छोड़ी और उसके लिबास में ताले की चाबी टटोलने लगा। चाबी निकालकर उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ काफी लंबा हो गया, जिससे उसने इत्मीनान से ताला खोला और फिर चाबी दोबारा गार्ड के लिबास में रख दी। उसने दरवाजा खोला और झुककर दोनों हाथों से मुझे बाहर चलने का इशारा किया। उसके होंठों पर शरीर सी मुस्कुराहट थी। मैं आंखें फाड़े उसे देख रहा था। चुनाचा उसने दांत पीसकर मेरी आंखों पर हाथ रखा और फिर मेरी गर्दन पकड़कर मुझे बाहर धकेल दिया। मैं गिरते गिरते बचा और संभल कर खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखा। मेरे ख्याल में यहाँ दूसरे गार्ड भी मौजूद होंगे और लॉकअप से फरार होने वाले को गोली भी मारी जा सकती है। लेकिन ये क्या, मैं पुलिस हेड ऑफिस की इमारत में तो ना था। न जाने ये कौन सी जगह थी। सामने ही एक चौड़ी सड़क नजर आ रही थी, जिस पर दूर दरैया लैंप पोस्ट लगे हुए थे। दूर दूर तक सन्नाटे का राज था और तालूत मेरे बराबर मौजूद था। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए बात बात पर हैरत से आंखें मत निकाला करो। तुम्हारे खुले हुए मुंह को देखकर मुझे गुस्सा आने लगता है। मगर ये कौन सी जगह है? वहां से तकरीबन 1 मील दूर, जहां तुम बंद थे, उसने जवाब दिया। ओह, मैंने एक गहरी सांस ली। ये 1 मील का सफर सिर्फ इस दौरान तय हुआ था जब उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा और मैं चंद कदम लड़खड़ाया था। चंद लम्हात तो मैं हैरान और खौफजदा रहा। फिर मेरे दिल की तारीक गोशों में मुसर्रत की एक लहर उठी। मैं एक ऐसी हस्ती का दोस्त बन गया था जो माफूकल फितरत थी और सब कुछ कर सकती थी। मुझे एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया। चुनाचे अब मेरे चेहरे पर हकीकी खुशी उभर आई। तुम बेहद अजीम हो मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है, मैंने कहा। तब फिर वादा करो कि मेरी हर बात पर हैरत का इजहार नहीं करोगे। वादा, मैंने उसके हाथ को गर्मजोशी से थामते हुए कहा और वह मुस्कुराने लगा। फिर बोला, अब ये बताओ रात कहाँ गुजारी जाए? तुम्हारी दुनिया के आदाब भी तो मुझे मालूम नहीं। एक बात बताओ। हाँ हाँ पूछो। क्या अब तुम दौलत भी मुहैया कर सकते हो? क्यों नहीं, क्या चाहते हो? उसने पूछा। थोड़ी सी करेंसी, कुछ सामान की फहरिस्त बताओ। भाई, 1-2 सूटकेस, हम दोनों के कुछ लिबास, जदीद दुनिया के मुताबिक। रासम, उसने अपने दाएं से मत रुख करके किसी को आवाज दी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। और फिर तारीकी से एक दुबला पुतला आदमी नमूदार हुआ। उसने एक ढीला ढाला लिबास पहना हुआ था, 2 सूटकेस जिनमें हम दोनों के नाप के लिबास मौजूद हों और करेंसी। जल्दी, उसने आर्डर दिया और रासम ने गर्दन झुका दी। फिर वो उसी तरफ चला गया जिस तरफ से आया था। ये कौन था? मैंने पूछा। ओ रासम, ये मेरा गुलाम है, बचपन से मेरे साथ है, बेपनाह मोहब्बत करता है मुझसे। और एक राज की बात बताऊं, यही मेरे लिए मेरी रियासत की मुखबरी करता है। इसी ने तो मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मेरे जिस्म में अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी। कैसा अनोखा दोस्त मिला था, कैसी दिलचस्प जिंदगी गुजरेगी उसके साथ। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी जिंदगी के तमाम दुखों का अजाला हो गया, जैसे अब मुझे कोई फिक्र ना हो। उसके साथ चलते हुए मैंने कुछ फैसले किए। जिंदगी की गहमा गहमियों में पूरी तरह दिलचस्पी ली जाए, हर किस्म के माहौल से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। उसी तरह तालूत से दोस्ती कायम रह सकती है। हम चलते रहे। चिकनी और चमकदार सड़क दूर तक बिछी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। दफतन हमें अपने पुश्त पर कदमों की चाप सुनाई दी और मैं चौंक कर पीछे देखने लगा। रासम था जिसके दोनों हाथों में वजनी सूटकेस लटके हुए थे। मैं थूक निकल कर रह गया। चले आओ, तालूत ने कहा और फिर मेरा तरफ रुख करके बोला, कितनी दूर चलना है? किसी उम्दा से होटल चलेंगे, मेरा ख्याल है रैम्बो उम्दा होटल है। रैम्बो, तालूत ने अजीब लहजे में कहा और मुझे एकदम ठोकर सी लगी। मैं संभलने के लिए झुका ही था कि तालूत ने मुझे सहारा दिया और मैं संभल गया। लेकिन इतनी देर में मंजर बदल चुका था। सामने ही रैम्बो के नेवन साइन जगमगा रहे थे। मैं बुखलाकर चारों तरफ देखने लगा। रासम भी गायब था और सूटकेस हमारे करीब रखे हुए थे। मैंने हस्बे वादा हैरत का इजहार नहीं किया और तालूत मुझसे बोला, अब क्या करना है? तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाकर कमरा बुक कराता हूँ और पोर्टर को लाता हूँ। ठीक है, उसने गर्दन हिला दी। वो रकम, कमरे का किराया एडवांस देना पड़ेगा।
रकम तुम्हारी जेब में मौजूद है, जाओ। और मैंने तअज्जुब से जेबें टटोली, फिर जेब में रखी हुई नोटियों की गुड़ियां बाहर निकाली। 100 के नोटों की 4 गुड़ियां थी। 40,000। मैंने होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया। कम हो तो सूटकेस से निकाल दूं? तालूत ने पूछा। नहीं, बहुत हैं, मैंने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैं 86,000 की रकम गंवा बैठा था, गिरफ्तार हो गया था। लेकिन मेरा दोस्त एक इशारे पर 40,000 रुपए मंगवा सकता था और पूछ रहा था कि कम हो तो और दूं। मेरी खुशी का क्या ठिकाना था। मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अब मैं महफूज था। मेरे साथ एक ताकतवर दोस्त था। थोड़ी देर के बाद होटल के काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर मैनेजर ने मुझे सरसरी निगाहों से देखा। डबल रूम, मैंने कहा और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। कहीं बाहर से तशरीफ लाए हैं? हाँ, मैंने कहा। हमारे यहाँ कमरे बहुत महंगे होते हैं। बदतमीजी मत करो मैनेजर, रूम बुक करो और किराया एडवांस लो। मेरा लहजा ही बदल गया था। वो चौंक पड़ा और फिर उसने मुझे घूरते हुए एक रजिस्टर उठा लिया। उसमें अंदराजात किए और फिर बोला, 260 रुपए कल शाम तक के लिए। हम ज्यादा दिन रहेंगे, मैंने कहा और जेब से एक गुड्डी निकालकर उसमें से 10 नोट खींचे और मैनेजर की तरफ बढ़ा दिए। मैनेजर गुड्डी देखकर ही उछल पड़ा। खत्म हो जाए तो और मंगवा लेना, और ये तुम्हारा टिप। मैंने एक नोट मजीद खींचकर उसके सामने डालते हुए कहा। पोर्टर, मैनेजर बदहवास होकर चीखा और फिर जल्दी से अपने कैबिन से बाहर के दरवाजे की तरफ लपका। हरी आप, साहब का सामान उठा कर लाओ, जल्दी करो। और फिर वो एक चाबी उठाकर मेरे साथ निकल आया। तशरीफ लाइए जनाबे वाला, आइए, बहुत खूबसूरत कमरा पेश करूंगा, आपके शायाने शान होगा। वो झुककर बोला और मैंने मैनीखेज अंदाज में गर्दन हिलाई। ठहरो, मैं अपना सामान उठवा लूं, मैंने कहा और वो मेरे पीछे ही पीछे बाहर निकल आया। तालूत बदस्तूर सूटकेसों के करीब खड़ा था। पोर्टर उसके नजदीक पहुंच गया और गर्दन उठाकर चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, यही सामान है जनाब। हाँ, उठाओ, मैंने कहा और उसने झुककर दोनों सूटकेस उठा लिए। आओ दोस्त, मैंने तालूत की तरफ रुख करके कहा और वो मेरे साथ चल पड़ा। मैनेजर हम दोनों के पीछे मुअद्दब चल रहा था। इस तरह हम रैम्बो होटल के रूम नंबर 11 में पहुंच गए। कमरा वाकई खूबसूरत था। मैनेजर ने पोर्टर को हदायत की कि हमारा सामान दुरुस्त कर दे। फिर उसने बड़े अदब से पूछा, किसी चीज की जरूरत है जनाब? हाँ, अगर मिल सके तो काफी और कुछ खाने पीने की चीजें भिजवा दो। अभी पेश करता हूँ। दूसरे साहब अभी तशरीफ नहीं लाए? क्या मतलब? मैंने तअज्जुब से पूछा और उसी वक्त तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे इशारा किया। मेरा मतलब था कि वो दूसरे साहब, मैनेजर ने कहा। ये मुझे नहीं देख सकता। तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की और मैं चौंक पड़ा। फिर मैंने एक ठंडी सांस लेकर गर्दन हिलाई। वो अभी आते होंगे, तुम 2 आदमियों के लिए काफी भेजो। बहुत बेहतर, मैनेजर ने गर्दन हिलाई और एक बार फिर पोर्टर को हदायत देकर बाहर चला गया। ठीक है दोस्त, सामान वगैरह दिन में रख दिया जाएगा, बस अब तुम जाओ। मैंने पोर्टर को भी 100 का नोट देते हुए कहा, क्योंकि उसने छोटे नोट मेरे पास नहीं थे। पोर्टर की आंखें फैल गईं। फिर वो मुझे झुक झुक कर सलाम करता हुआ बाहर निकल गया और मैंने गहरी सांस लेकर तालूत की तरफ देखा। तो वो लोग तुम्हें नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता सिवाय उसके जिसे मैं चाहूं, और मेरा ख्याल है देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों हम शक्ल हैं, ख्वामख्वाह लोगों की निगाहों का निशाना बनेंगे। ठीक है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। तालूत सूटकेसों की तरफ बढ़ गया और फिर उसने दोनों सूटकेस उठा लिए। उनमें बेशुमार सूटकेस, कमीज और टाइयां रखी हुई थी। एक से एक आला सूट था, एक से एक नफीस टाई। तालूत ने एक सूट निकाल लिया। इसे पहनने में मेरी मदद करो, मैंने ऐसा लिबास कभी नहीं पहना। जरूर, लेकिन ये दिन में पहनेंगे, इस वक्त तो रात का लिबास पहनो। कौन सा है मुझे बताओ, उसने कहा और मैंने उसे एक स्लीपिंग सूट निकाल कर दे दिया। स्लीपिंग सूट उसने इत्मीनान से पहन लिया और फिर आईने में खुद को देखने लगा। मेरा और उसका जिस्म यकसा था, इसलिए कोई भी लिबास कोई भी पहन सकता था। मैंने भी स्लीपिंग सूट पहना और फिर हम कुर्सियों पर बैठ गए। कैसा लग रहा है आरफ, उसने मुझे मेरे नाम से मुखातब करते हुए कहा। मैं अभी तक सहरज़दा हूँ, खुद को ख्वाबों की कफियत में महसूस कर रहा हूँ।
ख्वाबों से निकल आओ मेरे दोस्त, मैं हकीकत हूँ, अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। एक नई जिंदगी से रोशनास कराने में मेरी मुआवनत करो। हम दोनों मिलकर जिंदगी की तमाम खुशियाँ समेट लेंगे। काश मैं तुम्हारे म्यार पर पूरा उतरूं और तुम मुझे कभी ना छोड़ो। मैंने कहा, ओह, हमारी दोस्ती कच्ची नहीं है, हमारे दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम है, इसलिए वसवसे दिल से निकाल दो। तुम्हारी हर तकलीफ मेरी होगी, राहतों में हम शाना बशाना होंगे। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है, मैंने कहा और तालूत चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा जहां कदमों की चाप सुनाई दी थी। फिर वेटर ने अंदर आने की इजाजत मांगी।